आफ्टरनून स्टूडेंट, आपके यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर रजनी रखवार फ्रॉम मेकल सुधा कॉलेज डिंडोरी और आज मैं आपके सामने फिर से एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। अब तक मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में कोलंबा लीबिया के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बता चुकी हूँ, यूरोमेस्टिस के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बता चुकी हूँ और आज का मेरा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग। मेढक के पाचन तंत्र के बारे में मैं आज आपको जानकारी दूंगी और मेढक का पाचन तंत्र, जो कि ये टॉपिक बीएससी बीएड सेकेंड सेम के सेकेंड यूनिट का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि अदर एनिमल्स में भी जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसी प्रकार से इसमें भी मेढक का पाचन तंत्र जो है वो 2 भागों से, एक आहार नाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड से मिलकर बना होता है। और आहार नाल में माउथ, बक्कल कैविटी, फेरेंक्स, इसोफेगस, स्टमक, कार्डियक और पाइलोरिक 2 भागों में जो डिवाइड होता है। और इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि ड्यूडेनम और इलियम में विभाजित होती है और लार्ज इंटेस्टाइन और क्लोएका। इस प्रकार से एलिमेंट्री कैनाल माउथ से स्टार्ट होती है और क्लोएका में एंड होती है। इसके बाद हम आ जाते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड पे। डाइजेस्टिव ग्लैंड जो कि लीवर और पैंक्रियास के बारे में होती है। डाइजेस्टिव ग्लैंड लीवर से निकलती है और पैंक्रियास से निकलती है। तो इस प्रकार से इसका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्टिव ग्लैंड से मिलकर बना होता है। अब हम आहार नाल के सबसे पहले भाग की तरफ आते हैं। आहार नाल का सबसे पहला भाग होता है माउथ। ठीक, आहार नाल या लंबी कुंडलित नलिका होती है जिसकी चौड़ाई विभिन्न स्थानों पर अलग अलग होती है। कहीं पर यह कम फोल्डेड होती है, कहीं पर यह अधिक फोल्डेड होती है। ठीक है, और यह माउथ से स्टार्ट होती है आहार नाल। माउथ का सबसे पहला भाग देखते हैं। ये देखिए, जैसा कि डायग्राम में स्पष्ट दिखाया गया, माउथ में स्ट्रक्चर में सबसे पहले आहार नाल मुंह से शुरू होता है, जो कि एक चौड़ा 2 जबड़ों से मिलकर बना होता है। मतलब कि इसकी माउथ जो होता है अपर जॉ और लोअर जॉ में डिस्ट्रीब्यूट होता है। अपर जॉ और लोअर जॉ जो कि एक अचलायमान ओंठ से घिरे रहते हैं। अपर जॉ जो होते हैं उन पर टीथ पाए जाते हैं और लोअर जॉ पे टीथ नहीं पाए जाते हैं माउथ में। अब हम आते हैं अपर जॉ की तरफ। अपर जॉ जिसमें कि प्री मैक्सिलरी और मैक्सिलरी हड्डियां होती हैं, इन पर प्री मैक्सिलरी और मैक्सिलरी टीथ पाए जाते हैं। और लोअर जॉ जो होते हैं उसमें यह दंत विहीन होता है, मतलब ये टीथलेस होता है, इसमें दांत नहीं होती। इसके बाद इसके अलावा इनमें जो वोमेराइन बॉन्स होती हैं, ये अपर जॉ लोअर जॉ के अलावा जो वोमेराइन बॉन्स हैं, ये वोमेराइन बॉन्स पर भी ये वोमेराइन टीथ पाए जाते हैं। वोमर बॉन्स पर वोमेराइन टीथ पाए जाते हैं। इन वोमेराइन टीथ का काम क्या रहता है? जिस तरह से प्री मैक्सिलरी और मैक्सिलरी टीथ जो होते हैं वो भोजन को चबाने या काटने का काम करते हैं, ये वोमर टीथ जो होते हैं, वोमेराइन टीथ, भोजन को चबाने या काटने का काम नहीं करते। केवल जब ये शिकार को पकड़ते हैं तो ये पकड़ के दबा के रखने का काम करते हैं ताकि शिकार छिटक कर बाहर ना निकल सके। इसके बाद हम माउथ में वोमेराइन टीथ के पीछे सीधे आ जाते हैं नासा छिद्र पर। नासा छिद्र जो कि वोमेराइन टीथ के ठीक पीछे होते हैं, जो इंटरनल लेयर्स के रूप में होते हैं, जो इंटरनल कैविटी के द्वारा सीधे ट्रैकिया में खुलते हैं। माउथ के बाद हम इसमें एक जीभ पाई जाती है। जीभ जो ट्रायंगुलर शेप्ड जीभ होती है, ये चौड़ी मांसल चिपकनी जीभ होती है, जो कि फेरेंक्स की इंटरनल मतलब निचले सतह से तो चिपकी रहती है, लेकिन ऊपर की तरफ 2 भागों में विभाजित होती है और यह सीधे शिकार पर झपट कर शिकार को पकड़ने के काम पकड़ती है या शिकार पर चिपक कर और शिकार को तो फौरन मुंह के अंदर खींच लेती है। तो ये फेरेंक्स। तो फ्रेंड, माउथ में हमने टीथ, जॉज और जीभ के बारे में स्टडी की। इसके बाद हम आ जाते हैं नेत्रगोल इंटरनल नॉस्ट्रिल्स पर। वोमेराइन टीथ के ठीक ऊपर इंटरनल नेयर्स पाए जाते हैं। ये इंटरनल नेयर्स इंटरनल मतलब नॉस्ट्रिल कैविटी के द्वारा सीधे ट्रेकिया में खुलते हैं। इसके बाद हम अगर आंख का भाग देखें तो नेत्र वोमर टीथ के ठीक नीचे की तरफ वेंट्रल सरफेस पर एक इन्व्यूल्गिंग ऑफ आई, मतलब आंख के एक गोल पीले हरे रंग का क्षेत्र पाया जाता है जो आई बॉल बनाता है। अब यहाँ से माउथ से हम पहुँचते हैं फेरेंक्स पे। माउथ पीछे की ओर फेरेंक्स में खुलता है। फेरेंक्स और माउथ दोनों जॉइंट भाग में होते हैं। माउथ और फेरेंक्स दोनों को कंबाइंड रूप से बक्कोफेरेंजियल कैविटी के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें माउथ और बक्कल कैविटी और फेरेंक्स तीनों एक साथ होते हैं, इसलिए इसे बक्कोफेरेंजियल कैविटी के रूप में जाना जाता है। यह एक बिना किसी चिन्हांकन के फेरेंक्स में होता है। फेरेंक्स जो अंदर का भाग होता है, इसमें बहुत सारे
बहुत सारे छिद्र या बहुत सारे पोर्स खुलते हैं, जिसमें एक झिर्री जैसा उभार पाया जाता है, झिर्री जैसा उभार पाया जाता है, जिसे हम ग्लॉटिस कहते हैं। और ये ग्लॉटिस के द्वारा माउथ जो होता है वो फेरेंक्स में खुलता है। ठीक है, फेरेंक्स में खुलने के बाद अब हम इस पर देखेंगे। इसके अलावा इसमें यूस्टेकियन ट्यूब पाई जाती हैं, जहां पर अपर जॉ और लोअर जॉ जुड़ते हैं। अपर जॉ और लोअर जॉ के जोड़ने के स्थान पर जो यूस्टेकियन नलिकाएं पाई जाती हैं, ये यूस्टेकियन नलिकाएं जाकर सीधी मिडिल ईयर या मध्य कर्ण में खुलती है। उसके बाद यहाँ पर बक्कल कैविटी, गलट के ग्लॉटिस के बाद एक और छिद्र पाया जाता है। यह छिद्र सीधा फेरेंक्स को इसोफेगस में खुलती है। तो स्टूडेंट, पूरा जो माउथ होता है उस पर म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं, क्योंकि म्यूकस मेम्ब्रेन से कंटिन्यू म्यूकस का सिक्रेशन होता रहता है, जो कि इसके माउथ में, फ्रॉग के माउथ में आए हुए पूरे फूड में ल्यूब्रिकेशन को बना के रखता है, मतलब इसके भोजन को गीला और नम बना कर रखता है। अब ये फेरेंक्स जो होता है वो ग्लॉटिस के द्वारा पीछे की ओर पतली एक नलिका में इसोफेगस में जाकर खुलता है। और इसके अलावा इसमें बहुत सारे फोल्ड्स पाए जाते हैं, कहीं पर इनकी दीवारें कम फोल्डेड होती हैं और कहीं पर अधिक फोल्डेड होती हैं। अब हम फेरेंक्स से चलते हैं सीधा इसोफेगस की तरफ। फेरेंक्स सब पीछे की ओर इसोफेगस में खुलती है। इसोफेगस जो होती है एक तन या सक्रिय नलिका होती है, और उसमें भी बहुत सारी म्यूकस ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जो कि भोजन मुंह में, मतलब भोजन गीला और नम हो चुका होता है, तो इस भोजन को आगे सरकाने का कार्य किसका रहता है? इसोफेगस का रहता है। अब इसोफेगस से भोजन आगे सरकते हुए पहुंचता है सीधा स्टमक में। ये बीच का भाग जो दिख रहा है ये स्टमक, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे मेन पार्ट है। और डाइजेस्टिव सिस्टम में पूछा जाता है कि स्टमक का कार्य क्या होता है, तो स्टमक जो होता है वो सबसे मेन पार्ट होता है। स्टमक क्रमशः 4 सेंटीमीटर लंबा होता है, वक्राकार थैले के रूप में होता है, और स्टमक 2 भागों में, कार्डियक स्टमक और पाइलोरिक स्टमक में बटा होता है, जिसमें से अगला चौड़ा भाग जो होता है वो कार्डियक स्टमक कहलाता है, और पिछला सकरा भाग जो होता है वो पाइलोरिक स्टमक कहलाता है। कार्डियक स्टमक में भोजन का पाचन होता है, और इसके अलावा कार्डियक स्टमक का जो मेन पार्ट होता है, कार्डियक स्टमक में बहुत सारी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, पाचक ग्रंथियां खुलती हैं, जो कि पाचक रस का और HCl का स्रावन करती हैं, जो भोजन का पाचन करने का कार्य करता है। यह भोजन सरकता हुआ सीधा पाइलोरिक स्टमक में पहुंचता है। पाइलोरिक स्टमक के द्वारा फिर ये फूड सीधा पहुंचा दिया जाता है छोटी आंत में। पाइलोरिक स्टमक से फूड को छोटी आंत में पहुंचने के लिए बीच में एक स्टीम कटर वाल्व पाया जाता है, जिसे पाइलोरिक वाल्व कहते हैं। पाइलोरिक वाल्व का कार्य क्या रहता है? जैसे कि मैं अदर वर्टिब्रेट्स के डाइजेस्टिव सिस्टम में भी बता चुकी हूँ कि पाइलोरिक वाल्व का कार्य रहता है भोजन को या आमाशय से आंत में तो सरकाता है, लेकिन आंत से भोजन को वापस आमाशय में पलटने नहीं देता है। अब आमाशय से भी सीधा भोजन पहुंचता है छोटी आंत में। यह छोटी आंत जो होती है, यह इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो 2 पार्ट्स में, जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है। एक स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम एंड इलियम। ड्यूडेनम पहला पार्ट होता है, यह यू आकार की 30 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है, और इसमें बहुत सारी जो पित्त नलिकाएं या पाचक नलिकाएं होती हैं, जैसे कि जो गॉल ब्लैडर से बनने वाली जो हेपेटिक और सिस्टिक डक्ट कॉमन मिलकर हेपेटोपैंक्रियाट और पैंक्रियास से मिलकर हेपेटिक डक्ट लिवर से, और सिस्टिक डक्ट जो होती है वो गॉल ब्लैडर से निकलती है, जो जिसमें बाइल का सिक्रेशन होता है। ये मिलकर एक कॉमन हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट बनाती है, और इस हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट जो होती है ये कहाँ खुलती है? सीधी ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम से भोजन पहुंचता है सीधा इलियम में या छोटी आंत में। छोटी आंत जो होती है, छोटी आंत का भाग कार्य होता है कि भोजन का पाचन करना और उसका अवशोषण करना। यह आहार नाव का सबसे लंबा भाग होता है, ठीक है। इसके पिछले सिरे पर मलाशय के खुलने से पहले का ये फोल्डेड बनाता है, और आंतरिक स्तर में कई उद्मोड़ पाए जाते हैं। लेकिन जैसे कि अन्य वर्टिब्रेट्स में विलाई या क्रेस्ट पाए जाते हैं, उस तरह के विलाई या क्रेस्ट इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं पाए जाते। भोजन का पाचन तथा अवशोषण कहाँ होता है? इसकी छोटी आंत में। मेनली भोजन का अवशोषण इसकी छोटी आंत में होता है। अब भोजन यहाँ से कहाँ पहुँचता है? सीधा बड़ी आंत या रेक्टम में पहुँचता है। यह छोटी चौड़ी लगभग 4 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है। रेक्टम जो आपको दिखाई दे रहा है 4 सेंटीमीटर लंबी नलिका है।
जो सीधी होकर एनस के द्वारा क्लोएका में खुलती है, क्लोएका में क्लोएकल अपर्चर के द्वारा खुलती है। इसमें भी एक एनल स्फिंक्टर पाया जाता है और इसके अंतर अस्तर में अनेकों लॉन्गिट्यूडनल फोर्स पाए जाते हैं। इसमें भी लॉन्गिट्यूडनल फोर्स पाए जाते हैं क्योंकि इसका कार्य क्या रहता है कि जो पचा हुआ भोजन है, पचे हुए भोजन से पानी का अवशोषण करना, इसका कार्य मतलब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट या जो उत्सर्जी पदार्थ होता है उसका निर्माण इसमें होता है, रेक्टम पार्ट में होता है। एकत्रित करने का कार्य भी इसी में होता है और इसमें से पानी की मात्रा कम करना, मतलब जितना भी अनपचा भोजन है उसमें जो पानी रहता है उस पानी को भी ये एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद क्लोएका, क्लोएका सबसे लास्ट का पार्ट होता है ये क्लोएका। क्लोएका पार्ट में ये सैक जैसा चैम्बर जैसा भाग होता है जिसमें एनास तथा यूरिनोजेनाइटल एपर्चर, ये रचना जो दिख रही है यूरिनोजेनाइटल एपर्चर आकर कहाँ खुलता है, क्लोएका। इसमें सारे यूरेटरी डक्ट्स जो होती हैं वो खुलती हैं और क्लोएका जो होता है क्लोएकल एपर्चर के द्वारा बाहर खुलता है। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम में पूरा एलिमेंट्री कैनाल का सिस्टम था। इसके बाद आते हैं हम इसके सेकेंड पार्ट यानी कि डाइजेस्टिव ग्लैंड की तरफ। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो होती हैं उसमें दो प्रकार की डाइजेस्टिव ग्लैंड, जैसे कि मैंने बताया था कि एक होती है लीवर और सेकेंड है आपकी पैंक्रियास। पहले लिवर पार्ट की तरफ आते हैं। तो जैसा कि आप डाइजेस्टिव सिस्टम में देख रहे हैं कि लिवर जो होता है वो त्रिपिंडीय रचना होती है, मतलब 3 लोब्ड में डिस्ट्रीब्यूट होता है लिवर। एक लाल भूरे रंग की ग्रंथि होती है लिवर जो कि 3 पिंड में बांटी होती है, जिसमें से राइट लिवर लोब, लेफ्ट लिवर लोब एंड बीच का भाग जो होता है वो मिडिल लोब कहलाता है। ठीक है, यह एक प्रकार के ग्रीन कलर के एल्कलाइन फ्लूइड का सीक्रेशन करती है जिसे हम बाइल कहते हैं। बाइल का निर्माण होता है, बाइल जो होता है पूरा बन के और कहाँ पर ये जो रचना दिख रही है गॉल ब्लैडर, पतली भित्ति वाली ये गॉल ब्लैडर में एकत्रित हो जाता है और गॉल ब्लैडर में पित्ताशय से निकली हुई सिस्टिक डक्ट, इससे जो सिस्टिक डक्ट निकलती हैं, सिस्टिक लिवर से भी जो डक्ट निकलती है हेपेटिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट और हेपेटिक डक्ट दोनों मिलकर हेपेटोसिस्टिक डक्ट बनाती है और ये डक्ट यहाँ से कॉमन डक्ट बनाती है, कॉमन बाइल डक्ट बनाती है जिसे हेपेटोपैंक्रियास, और यह डक्ट पैंक्रियास से होती हुई निकलती है। ये पैंक्रियास स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको और पैंक्रियास से एक डक्ट मिलती है जो कि इसी सिस्टिक डक्ट में मिल जाती है और ये कॉमन रूप से ये हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट का निर्माण करती है और ये हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट जो कि लिवर और गॉल ब्लैडर से होती हुई ड्यूडेनम में आकर खुलती है और ये अपने साथ जो बाइल या पित्तरस को लाती है वो ड्यूडेनम में लाकर इसको छोड़ देती है। ठीक है, इस प्रकार इसमें हेपेटोपैंक्रियाटिक नलिका ड्यूडेनम में खुलने के बाद पित्त में पाचक रस का स्रावण नहीं होता, यह केवल ये किस डाइजेस्टिव सिस्टम में पार्ट नहीं लेता, यह केवल क्या करता है वसाओं का इमल्सिफिकेशन करता है, मतलब यकृत जो लिवर जो है वो इसकी सच्ची पाचक ग्रंथि रही है, केवल वसाओं के इमल्सिफिकेशन के लिए बाइल जूस देती है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम पैंक्रियास पे। पैंक्रियास जो ये बीच की रचना दिख रही है पत्ती के आकार की रचना होती है, पत्ती के समान इसका स्ट्रक्चर होता है, यह अनियमित अत्यधिक शाखान्वित चपटी पीले रंग की ग्रंथि होती है जो आमाशय और ड्यूडेनम, ये आमाशय स्ट्रक्चर होता है ड्यूडेनम के बीच में स्थित होती है। ठीक है, इसमें एंडो एक्सोक्राइन दोनों प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। ठीक है, और इसमें पैंक्रियाटिक जूस का निर्माण होता है, पैंक्रियाटिक रस का स्रावन करती है और ये पैंक्रियाटिक रस का सीक्रेशन करने के बाद उस पैंक्रियाटिक जूस को एक डक्ट के द्वारा कॉमन बाइल डक्ट में अटैच कर देती है और ये कॉमन बाइल डक्ट के साथ हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट के साथ ही जाकर ड्यूडेनम में खुलती है। तो इस प्रकार से ये जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं डाइजेस्टिव जूस का सीक्रेशन करती हैं और ये सीक्रेशन करने के बाद डाइजेस्टिव जूस को स्टमक और इंटेस्टाइन में दे देती हैं जिससे कि इसमें भोजन का पाचन होता है। आमाशय का मुख्य कार्य क्या रहता है भोजन का पाचन भी करना और इसमें भोजन को संचित भी करना। सो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग यानी मेढक के पाचन तंत्र की जानकारी दी जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था। आई होप सो कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और इसके साथ और आप अच्छे से इसकी स्टडी करेंगे और इसी के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने फिर उपस्थित रहूंगी। ओके, थैंक यू।